शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पर। ठीक है, अपनी कक्षा 10 की चल रहा था एनबी क्लासेस मिशन शो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्लास आपको सुबह दे दी थी, एक अब शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं 4 मार्च 2025 को। ठीक है, अध्याय नंबर 7, नेताजी का चश्मा। इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। ठीक है, 7वां अध्याय नेताजी का चश्मा अध्याय के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। अब देखो इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं, जो आपको पेपर में पूछते भी है। स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था 1947 में। यानी कैसे याद रखोगे कि भारत में प्रकाश कब हुआ था? यानी जब उनको आजाद हो गया था भारत, तब क्या हो गया था? प्रकाश। यानी 1947 में प्रकाश हो गया था, यानी आजाद हो गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था? मध्य में हुआ था प्रकाश। कहाँ हुआ था? मध्य में। इसे याद रखो, मध्य प्रदेश में। और उनकी मृत्यु 2019 में। जब 2019 में कोरोना आया था तो क्या छा गया था भारत में? अंधेरा छा गया था। प्रकाश तो कब हुआ था? 47 में। और ऐसे याद रख लो कि अंधेरा कब छा गया था? 2019 में, जब कोरोना आ गया था। प्रकाश जी चल बसे। ठीक है, अब देखते हैं नेताजी का चश्मा विधा कौन सी? इस पाठ की विधा है कहानी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? और भी रचनाएं, लेकिन मुख्य मुख्य कौन सी है? सूरज कब निकलेगा? ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ भी सकते हैं। सूरज कब निकलेगा रचना किसकी है? स्वयं प्रकाश की है। तो सूरज कब निकलेगा? सूरज निकलेगा तो क्या होगा? प्रकाश होगा ना। यानी सूरज कब निकलेगा? सूरज निकलेगा तो क्या होगा? प्रकाश। स्वयं प्रकाश की है, इसे याद रख लो। संधान, ईंधन, ईंधन का ध्यान रखना। आदमी जात का आदमी। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, सेनानी नए होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी नए होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वो क्या था? एक सच्चा देशभक्त था। वो नए तो सेना में था, नए ही नेताजी का कोई दोस्त था। और वो नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर आहत रहता था और उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाता था। इसलिए उनके आदर भाव को देखकर लोगों ने उनको कैप्टन की संज्ञा दे दी, अर्थात कैप्टन नाम दे दिया। प्रश्न संख्या 2, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। ठीक है ना, जब हवलदार साहब गुजर रहे थे तो पान खाते थे और पान वाले से पूछा कि ये कौन है जो व्यक्ति जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा रहा है? फिर वो अपनी वाणी में कहते हैं उनकी उपेक्षा करते हुए। एक होती है अपेक्षा, अपेक्षा यानी आशा, उपेक्षा यानी अवहेलना, ये बुराई। ठीक है ना, उपेक्षा पूर्ण वाणी में कहता है पागल है पागल। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, नेताजी का चश्मा कहानी में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। यानी इसके लिए, देशभक्ति के लिए सेना में होना जरूरी नहीं है। हम अपने देश के लिए अपनी आत्मा से, तन मन धन से भी बलिदान कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, देश प्रेम किस तरह का होता है? ठीक है, नेताजी की कहानी के पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, देश प्रेम के लिए सेना में होना जरूरी नहीं है, देश प्रेम हम अपने मन से भी कर सकते हैं। इस कहानी के आधार पर देखो, एक तो नगर पालिका द्वारा नेताजी की वो मूर्ति लगवाना, दूसरा वो कैप्टन द्वारा नेताजी की जो संगमरमर की मूर्ति थी उनके ऊपर चश्मा लगाना, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के प्रति कैसी सोच रखता है? ठीक है, पान वाला कैप्टन को अजूबा, मनोरंजन का साधन मानता है। ठीक है, वो चाहता है कि ये तो सनकी विचार का है, इसकी तो खबर न्यूज़पेपर में यानी अखबार में छपनी चाहिए, लोग भी इसको देखकर हंसेंगे। ठीक है, और यहां तक नहीं, वो तो कैप्टन को पागल तक बोल देता है। ये देखो यहां है ना, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, यानी वो एक पेगर से लंगड़ा थे थोड़ी। प्रश्न संख्या 6, कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति आधार साहब को अधूरी क्यों लगती है? ठीक है, जब आधार साहब जाते थे ना अपनी ड्यूटी से, उस कस्बे से गुजरते थे, तो वो मूर्ति को देखते थे और उनको ये मूर्ति थी जो एक अजीब सी लगती थी। ठीक है, अधूरी लगती थी। कैसे लगती थी? क्योंकि वो मूर्ति थी संगमरमर से बनी हुई, वो मूर्ति सर की टोपी से लेके कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट तक लंबी थी और उसके ऊपर
चश्मा नहीं था तब वो उनको क्या लगी थी, अधूरी सी लगी थी, क्योंकि नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस की पहचान किससे है, चश्मे से भी होती है, ठीक है ना। वो चश्मा लगाते थे हमेशा और उनके मूर्ति पर चश्मा नहीं था, इसलिए वो उनको क्या है, मूर्ति अधूरी सी लगी। प्रश्न संख्या 7, लेखक सरकंडे के चश्मे से इस कहानी में क्या संदेश देना चाहता है। इस कहानी में लेखक संदेश देना चाहता है कि ये जरूरी नहीं कि अच्छा चश्मा ही लगे हो, हम अपने देश से, हमारा जितना सामर्थ्य है हम अपना अपने देश के ऊपर न्यौछावर कर सकते हैं, इसी में ये देशभक्ति का संदेश भी देता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, जो आपका पठित गद्यांश है ना, इसमें से ये मतलब ये पद्यांश इस अध्याय से आने की पूरी 100% संभावना है, ठीक है ना। तो ये अपना अध्याय 7 पूर्ण हो गया। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अध्याय 8 की, ठीक है। अध्याय संख्या 8, बाल गोविंद भगत, ठीक है, अध्याय का नाम है, और इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म हुआ था 1899 में, 1899 ईस्वी में बिहार में। एक जो हमने पहले कवि पढ़े थे उनमें से कौन से कवि का जन्म 1899 में हुआ था, ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा लास्ट में बता दूंगा, याद रखो। मृत्यु, इनकी मृत्यु होती 1968 में। बाल गोविंद भगत की विधा कौन सी, विधा है रेखा चित्र, ठीक है। और राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में छप सकता है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, चिता के फूल, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, पतितों के देश में अम्बपाली, ठीक है। चिता के फूल का ध्यान रखना आप, ठीक है। और 1899 में जन्म किसका हुआ था, और 1999 से निराला पढ़ा था ना हमने, और निराला का मृत्यु हो गई थी मतलब 62 साल बाद, यानी 1961 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तब तक हम बढ़ते हैं आगे। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे, अध्याय संख्या 8 चल रही थी अपने, और प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। भगत की पुत्र वधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि पुत्र वधू यानी भगत जी के बेटे की मृत्यु होने के बाद में तो वो भगत जी अकेले पड़ गए थे, इसी कारण कि आप साधु संत है तो आपकी ध्यान कौन रखेगा, वो कर क्या लापरवाही करने लग गए थे, ठीक है। तो भगत जी क्या थे, बुजुर्ग थे, तो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते थे, ठीक है। एक थोड़ा क्या इसमें क्लास एक बार रोक के दोबारा शुरू करते हैं, थोड़ा हिचकिचाहट होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, यानी भगत जी के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो शोक ने मनाकर रोना बिलखना छोड़कर क्या भजन कीर्तन गाने लग गए कि ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, मेरे बेटे की आत्मा परमात्मा से मिल गई। और स्वयं उनको सफेद चादर उड़ाकर फूल बिखेर कर थोड़े बहुत और भजन कीर्तन गाने लग गए थे, और पुत्र वधू को भी कहा कि आप उत्सव मनाओ, ये तो आनंद की बात है। प्रश्न संख्या 3, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, यानी इसकी विधा क्या है, रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है, स्पष्ट कीजिए। जब भगत जी के बेटे की मृत्यु हुई तब उसकी पुत्र वधू थी युवावस्था में, तब उन्होंने कहा कि तुम अपने पीर चले जाओ और दूसरी शादी कर लेना, यानी उसकी भाई को बुलाया और कहा कि अपनी बहन को ले जाओ और दूसरी शादी कर लेना, यानी उनकी शादी करवा देना दूसरी जगह। प्रश्न संख्या 4, अमुक व्यक्ति साधु है, यह आप किस आधार पर कहेंगे। अमुक यानी प्रत्येक व्यक्ति साधु कैसे हो सकता है, यानी साधु का अर्थ ये नहीं है कि जो वस्त्र धारण कर लिए वही, साधु का अर्थ होता है परोपकारी, सत्यवादी, ठीक है, आस्थावान, आस्तिक व्यक्ति होता है, वो होता है साधु, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, बाल गोविंद भगत पाठ से हमें क्या संदेश दिया गया है, यानी इसमें हमें पुरानी रूढ़िवादियों का त्याग कर और अपने विवेक के आधार पर नए कार्य करने का संदेश दिया गया है।
प्रश्न संख्या 6, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू क्यों कहा है? जादू यानी चमत्कार क्यों कहा है? क्योंकि जब भगत जी गाते थे तो बच्चे झूम उठते थे और मेड़ पर स्त्रियां गुनगुनाने लगती थी और हलवाओं के ताल उठने लगते थे, इसलिए उन्होंने लेखक ने इनकी संगीत को क्या कह दिया? जादू कह दिया। प्रश्न संख्या 7, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कैसे? तो भगत जी क्या करते थे? भजन कीर्तन करते थे और प्रभु भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें सुबह शाम का पता ही नहीं चलता था, वो खुद में ही खो जाते थे। भयंकर सर्दी में भी उनके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती थी। और जब वो भगत जी रात को भजन कीर्तन करते हुए सोए थे तो वैसे ही उनकी मृत्यु होगी। रात को सुबह उठे ही नहीं और उनकी माला के दाने दाने बिखर गए। ठीक है, वो भजन गाते गाते रात को इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 8, भगत जी के गायन का कौन सा गुण आपको प्रभावित करता है? भगत जी की गायन का हमें कौन सा गुण प्रभावित करता है? कि एक तो वो उनके तन्मयता, तल्लीनता, ठीक है ना, वो खुद में खो जाते थे। वैसे भी आप उसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति तल्लीन हो जाना चाहिए और खुद में खो जाना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस पद को छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा? जब भगत सिंह की बेटी की मृत्यु होती है तब वो अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपनी बहन को यहां से ले जाओ और नई दूसरी जगह शादी कर देना। ठीक है, मेरा तो पुत्र गया सो गया, इसकी तो जिंदगी संवर जाएगी आगे। ठीक है, लेकिन पुत्र वधू वो मना कर देती है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा निर्णय अटल है, अटल यानी जिसे टाला नहीं जा सके। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न इसमें से आने की संभावना है, देख लेना, आप आ सकते हैं, संभावना है। ठीक है, ओके जी।